यस स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं E2 इलिमिनेशन। ठीक है, E2 इलिमिनेशन। तो E2 इलिमिनेशन को बेटा हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिकुलर। यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम बच्चों फिनिश करेंगे E2 को और E1 CV को, कोशिश करेंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट RCH एंड कंपैरिजन भी करेंगे। एक बार पूरा ये आपका कवर हो जाए, ठीक है, ये पूरा सेक्शन आपका कवर हो जाए, देन उसके लास्ट में हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, E1 E2 SN1 SN2, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई हमने SN1 पढ़ा है, SN2 पढ़ा है, E1 पढ़ रखा है, अभी E2 हमारा स्टार्ट हो गया है। E2 के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, जगह जगह जहाँ पे E1 में बात आ रही थी। तो जब सब कुछ पता होगा, चारों रिएक्शन पांचों पता होंगी, तो ऊपर से ऑब्जर्व करने में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ E1 किधर है, E2 किधर है, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन हम लोग लास्ट में करेंगे। तो कंपैरिजन लास्ट में करने में मजा आएगा, बिकॉज रिजल्ट आपके सामने होगा और आप कर सकते हो इजिली। तो बच्चों यहाँ से हम लोग फॉलो करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो E2 के अंदर बच्चों हम लोग क्या फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस फॉलो करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सिंपल है कि बच्चों HX पार्ट आपका बाहर जाएगा। HX का मतलब इट इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, HX का बाहर रिमूवल होना, तो हम बोलेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। HX बाहर निकल जाएगा और फाइनली बच्चों यहाँ से मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। फाइनली आपको यहाँ से एल्कीन मिलेगा, है ना। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो यहाँ से एल्कीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके थोड़े से मैकेनिज्म सेक्शन को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों मैकेनिज्म क्या है थोड़ा देखते हैं। तो E2 के अंदर हमारे पास जो गिवन रिएक्टेंट है वो आपका CH और यहाँ से आपका CH2, है ना। और बच्चों प्लीज ध्यान देना, यहाँ से जैसा हम लोगों ने बोला था कि E1 के अंदर जो रेट है, रेट आपका रेट की बात करते हैं तो आपका हमने 3rd डिग्री लिया था, बिकॉज वहां पे कार्बोकटाइन फॉर्म होता है और सामने बीक बेस होता है। थोड़ा ध्यान सुनो, बीक बीक बेस बच्चों क्या होता है, कार्बोकटाइन्स को फॉर्म करके उसको स्टेबलाइज करता है, बिकॉज वो बीक है, वो तुरंत अटैक नहीं कर सकता, है ना, इसलिए E1 हुआ है। E2 में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के सामने अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसपे बहुत बल्कीनेस हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे RCH, इधर आपका यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका हेलोजन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ना लगा के यहाँ पे मैं कोई बड़ा ग्रुप लगा दूं, लाइक इस तरीके से, यस, लाइक C2H5, कुछ इस टाइप से ग्रुप लगा दूं, तो बच्चों यहाँ पे पता है प्रॉब्लम होने वाली क्या होगा कि अगर आपने सपोज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपने फॉलो किए हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों जनरली हमारे कैसे होते हैं, बल्की बेस। कैसे होते हैं, बल्की बेस, बड़े साइज के होते हैं। तो जो बल्की बेस होगा, जो बल्की बेस होगा, अगर देखो बच्चों यहाँ से लिविंग ग्रुप अगर बाहर गया भी, ठीक है, X माइनस यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों बल्की बेस को अटैक करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप देख सकते हो किसी भी साइड से अटैक नहीं कर सकता है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है। तो होता क्या है कि अगर 3rd डिग्री वाला कंपाउंड आएगा, ठीक है, अगर 3rd डिग्री वाला कंपाउंड आएगा तो उस केस में हम E1 को ही फॉलो करेंगे, E2 को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कुछ अदर केसेस है उसमें मैं अलग अलग से बताऊंगा, पहले जनरल केस को हम समझते हैं। ठीक है, जो हमारा 95% केसेस में वर्क करेगा। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो बिल्कुल भी आपका बल्कि साइज के जो ग्रुप होंगे, कार्बोकटाइंस होंगे, उन पे अटैक नहीं करने वाला है। तो रिएक्शन हमारा E2 से प्रोसीड नहीं होगा, तो रिएक्शन हमारा E1 से ही प्रोसीड होगा, अगर बच्चों 3rd डिग्री वो बल्कि साइज ग्रुप हमारे अगर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे E2 के मैकेनिज्म की तरफ। तो E2 के मैकेनिज्म बच्चों क्या है, यहाँ से ले लिया है मैंने आपका 1 डिग्री वाले केस ले लिया है, और 1 डिग्री केस से हम लोग करते हैं इसे कंटिन्यू। E1 में 3rd डिग्री से रिएक्शन स्टार्ट होगी, फिजिबिलिटी E1 के E2 के अंदर बच्चों बल्कि बेस होगा, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो आपका 1 डिग्री से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 डिग्री या 2 डिग्री से देखते हैं। तो हमारे सामने बच्चों यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करें E2 के साथ। ओके, प्लीज बच्चों बात ध्यान से सुनना।
अगर मैंने वीक न्यूक्लियोफाइल बोला है तो रिएक्शन SN1 होगी। मैंने बोला है वीक बेस तो रिएक्शन इलिमिनेशन E1 होगा। मैंने बोला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो हमारा आंसर SN2C होगा। अगर बच्चों मैंने बोला है स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारा रिएक्शन E2C होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? यस। अब सुनना, अब यहां से मैंने स्ट्रॉन्ग बेस फॉलो किया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के फॉलो करने से क्या होगा कि बच्चों जो लीविंग ग्रुप है एक्स आपका लीविंग ग्रुप है वो यहाँ से रिलीज होगा, और जब वो रिलीज होगा तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि सपोज इट इज जस्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ से रिलीज हो गया। अच्छा, सामने से बच्चों कौन है? बेस। अरे भाई बेस भी तो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह ही होता है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है जब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ी थी। अच्छा, तो अब बच्चों ये क्या करेगा, अब यहाँ से दो चीजें एक साथ होती है, जरा ध्यान सुना, हम E2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका बीटा पोजीशन पे जो प्रेजेंट कार्बन है उसके पास प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये वाले हाइड्रोजन, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन में से ओनली वन हाइड्रोजन, ठीक है, वन हाइड्रोजन, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, इधर से क्या करेगा, एक्स इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ऊपर से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको बताया था एक आपका ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है, उसमें कुछ यूं होता है, RCH सिंगल बॉन्ड CH, नीचे आपका यहाँ से X, और इससे अटैच था बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपका बेस आएगा। ठीक है, और बेस इस एचडी हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जो, और यहाँ से एक नया बॉन्ड आपका जनरेट होगा, ये आपका sp2 करेक्टर इसका इंक्रीज करेगा। ध्यान देना, sp2 करेक्टर आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और ये भी आपका sp2 करेक्टर आपका यहाँ भी इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, और जनरली इसको हम लोग ना यहाँ से क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक ए बेबी एल्कीन, ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एल्किन की प्रॉपर्टी डेवलप होने लगती है। यहाँ पे एल्किन की प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे डेवलप, बिकॉज यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, तो वन वैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, तो यहाँ से क्या सीन बच्चों होगा, यहाँ से एक आपका बॉन्ड डेवलप होगा जो आपका सिग्मा बॉन्ड को, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक ए बेबी एल्किन, यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो मैं फिर से बताता हूँ, बेस क्या करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो हाइड्रोजन है बीटा पोजीशन पे, तीन हाइड्रोजन थे, किसी एक को लेके बाहर जाएगा, तो यहाँ पे किसने बॉन्ड बनाया। दूसरा, नीचे बच्चों लिविंग ग्रुप है वो बाहर जाएगा X1 की फेज में, तो यहाँ पे बैलेंसी खाली, कार्बन कार्बन बीच में बैलेंसी खाली होगी, वहां पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब इसके बाद इसका फाइनली बच्चों जैसे X- बाहर गया तो यहाँ से बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, और एक बच्चों और रिलीज होगा HB मतलब ये वाला सेक्शन, ये ऊपर वाला। ठीक है, न्यू बॉन्ड, तो यहाँ से आपको फाइनली मिल जाएगा L। तो ये कुछ बेसिक सा मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, आपके E2 का जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हाँ, अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेकर, जो अभी हम लोगों ने देखा है थ्योरेटिकल सेक्शन। तो बच्चों बात करते हैं कि ये जो आपकी रिएक्शन है E2, आपका जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन है, ठीक है, बायोमोलिकुलर, ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक बार में ही फिनिश हो गई है, मतलब यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं है, नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट नहीं होने वाला है। बिकॉज जैसे ही बच्चों पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जैसे ही हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, वैसे बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो फटाक से अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई वो स्ट्रॉन्ग है ना, जब स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोकैटायंस को बनने ही नहीं देगा, जैसे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आया वो तुरंत अटैक कर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? यस। तो यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटाइन फॉर्म नहीं होगा, तो रीअरेंजमेंट भी बच्चों नहीं होगा, तो नो रीअरेंजमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट्स हम कवर करें। सेकेंड पॉइंट, E2 बच्चों था आपका बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, जिसमें हम लोग रेट कैसे डिफाइन करते हैं। तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के अंदर बच्चों हम लोग रेट डिफाइन करते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट था बच्चों RX और यहाँ पे बेस। बिकॉज एक ही स्टेप रिएक्शन थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, तो उसके अंदर एक ही स्टेप के अंदर बच्चों क्या दिख रहा था मुझे बताओ, वहां पे दोनों सबस्ट्रेट और आपका बेस एक साथ दिख रहा था, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका 2, मॉलिक्युलरिटी भी 2, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा और मॉलिक्युलरिटी भी इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, यस। इसके बाद यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटी इलिमिनेशन।
ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन बच्चों यहाँ से होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन को मैंने बताया कि एच ऊपर से जाएगा, लीविंग ग्रुप नीचे से आ रहा था, तो यहाँ से एंटी एलिमिनेशन वाला सेक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट थ्योरेटिकल में। थर्ड पॉइंट की बात है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो क्या होगा कि जैसे बच्चों लिविंग ग्रुप आपके गिवन सबस्टेट से बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप जैसे आपका एक्स माइनस की फेज में बाहर जाएगा, तो हल्का सा बच्चों पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा। भाई लिविंग ग्रुप तो बाहर, जैसे ये कार्बन कार्बन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, लिविंग ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, तो लिविंग ग्रुप बच्चों क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, डेल माइनस आएगा, यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? तो डेल पॉजिटिव आते ही अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो फटाफट से बच्चों, ये आपके अल्फा ये बीटा है, तो बीटा पोजीशन निकालेगा हाइड्रोजन और यहाँ से इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। तो ऐसे कोई भी कार्बोकैटायंस वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता है। ठीक है, कार्बोकैटायंस जनरेट नहीं होने देगा, वो अटैक पहले ही कर लेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्वेश्चन में लिखा मिलेगा एल्कोहलिक QH, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा मिले एल्कोहलिक NaOH, ठीक है, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे क्वेश्चन में लिखे बच्चों सोडामाइड NaNH2, तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन में लिखा मिले अमोनिया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और कुछ बल्कि बेस भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ दिया मैंने O-N सोडियम प्लस, कुछ इस तरीके से, दिस इज ऑल्सो बल्कि बेस। ठीक है, सोडियम बाहर जाएगा, बाकी बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ये भी एग्जांपल ले सकते हैं OH, ठीक है, तो यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा और यहाँ से मिलेगा माइनस, तो ये पूरा सेक्शन बच्चों कैसे वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ वर्क करेगा। ये कुछ कॉमन से एग्जांपल है जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ वर्क करेंगे, और यही आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस के अंदर बहुत जगह आपको मिल सकता है। ठीक है, यस, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बच्चों क्या था, आपका sp2 करेक्टर क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज हो रहा था, है ना, sp2 करेक्टर इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, तो sp2 करेक्टर इंक्रीज इसलिए मैंने बोला था कि वहां पे आपका जो एल्कीन है उसका जनरेशन हुआ था, उसकी प्रॉपर्टीज को अपन ने बेबी एल्कीन बोला था, राइट? बिल्कुल बच्चों, बिकॉज एल्कीन की प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, एस परसेंटेज आपका इंक्रीज करता जा रहा है, sp2 आपका करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से जब एल्कीन फॉर्म हो रही है तो हम सीधा फोकस करते हैं बच्चों एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर। किस पे फोकस करते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बेस पे बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चों मैं यहाँ पे सपोज कुछ इस तरीके से एल्कीन दूं, यहाँ एल्कीन दूं, ध्यान देना, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज कार्बन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन और ये आपका CH3, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ से ब्रोमीन है, और एक हम यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों इस तरीके से CS। चलो ठीक, सेकेंड सेकेंड लिया है मैंने यहाँ से CH3, एंड नाउ दिस इज कार्बन CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड नाउ दिस इज ब्रोमीन। और थर्ड मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 एंड बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन। तो रिएक्टिविटी रेट कहाँ किसकी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी रेट बच्चों उसकी ज्यादा होगी बिकॉज हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को खोजते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बेबी एल्कीन, ये जो बेबी एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मोर क्राउडेड मोर सब्स्टिट्यूटेड जो रिजल्ट बनेगा वो आपका मोर स्टेबल होगा, आपको पता है। अरे भाई, ठीक है, तो मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करो, एल्कीन मोर स्टेबल कौन सा होगा भाई, जहां पे जितना ज्यादा आपका बल्कीनेस, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, उतनी अधिक एल्कीन कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो अगर मैं रेट ऑफ E2 की बात करूं, E2 के रेट की बात करूं, तो बेटा सबसे अधिक कौन होगा, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और 1 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जरा। अच्छा, इवन में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, बताओ जरा, इवन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इवन के अंदर भी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये रेट आपके E2 का भी हो सकता है, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड 1 डिग्री? सेम फॉलो होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सेम फॉलो होगा। तो लेकिन हम जब बात करते हैं रेट ऑफ E2, प्लीज ध्यान दो, रेट ऑफ E2 की बात करते हैं तो हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बेस पे हम लोग आंसर निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा रेट ऑफ E2 आपका कहाँ ज्यादा होगा, रेट ऑफ E2 के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ जरा। बिकॉज एल्कीन की स्टेबिलिटी फोकस करेंगे तो रेट ऑफ E2 बच्चों किसका देखोगा, रेट ऑफ E2 की बात करूं मैं, सबसे अधिक किसका होगा, ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे होगा, फिर ये होगा, फिर सबसे लास्ट में ये होगा, यही सीक्वेंस बनेगा।
ठीक है, यस। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट है बच्चों एंटी इलिमिनेशन। E2 के अंदर बच्चों होता है एंटी इलिमिनेशन, और जब एंटी इलिमिनेशन होगा तो यहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होगी और क्वेश्चंस आपके उसी तरीके सॉल्व किए जाएंगे। तो एंटी इलिमिनेशन होगा आपका। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बच्चों सॉल्वेंट के साथ। हम E2 की बात कर रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बच्चों हम बात कर रहे हैं पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोग यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज करेंगे, लेकिन बच्चों E1 के अंदर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों मान के चलो इफ एनी केस अगर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट हो, इफ प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो जो B माइनस होगा, जो बेस होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो आपका उसका सॉल्वोलिसिस हो जाएगा। और जब बेस का ही सॉल्वोलिसिस हो जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड होने वाली नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं E2 एलिमिनेशन के अंदर। E1 के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोलर, तो यहाँ से हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे बच्चों? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और सॉल्वेंट का बच्चों काम क्या है? बॉन्ड को वीक करना, है ना। जो लीविंग ग्रुप है, एक्स आपका लीविंग ग्रुप है और एक कार्बन आपका सबस्ट्रेट का होगा, तो इसके बीच का जो बॉन्ड है ना, जो इसके इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अकॉर्डिंग बच्चों उसको वीक करेगा और यहाँ से लीविंग ग्रुप को इलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस। अब सुनना बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। अगर कभी ऑर्डर आता है SN1 का, कभी बच्चों क्वेश्चन आता है E1 का, कभी क्वेश्चन आता है E2 का, प्लीज बच्चों फोकस करना है 3rd डिग्री, 2nd डिग्री एंड 1 डिग्री, है ना। ये एक्टिविटी रेट को फॉलो करना है। गिवन सबस्टेट की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चों क्वेश्चन में कभी आता है SN2 को लेके, तो SN2 में बच्चों फिक्स है 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन पॉइंट से, प्लीज बच्चों कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे SN1 क्वेश्चन आता है, E1 क्वेश्चन आता है, E2 क्वेश्चन आता है, आपको इस तरीके सब्स्टिट्यूट को अरेंज करना होगा एक्टिविटी रेट को लेके। SN2 पे क्वेश्चन आता है तो आपका 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री, इस तरीके से उसे आपको सॉल्व करना होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा मैं, पहले हम इस पॉइंट तक बात करते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने कुछ इस तरीके से। यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रोमीन, और यहाँ बच्चों ठीक है, ये ब्रोमीन दे दिया मैंने, और इसके सामने मैंने फॉलो किया है एल्कोहलिक QH, ठीक है, एल्कोहलिक QH प्लस हीट। तो एल्कोहलिक OH का मतलब बच्चों हमारा प्रोसेस कौन सा होगा? E2 से होगा, ठीक है, E2 से प्रोसीड होगा। हीट दे रखी है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? देखो, सीधा सा पॉइंट है कि ब्रोमीन यहाँ पे अटैच दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से एलिमिनेशन किस तरीके से हो, यहाँ का जो एलिमिनेशन है वो किस तरीके से होगा? भाई जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है वो तो अल्फा ही होगा, बगल वाला आपका यहाँ से बीटा हो जाएगा, तो बीटा तो एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, यस, इथीन का फॉर्मेशन होगा, एज इज बिल्कुल सही है, इथीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो इथीन का फॉर्मेशन सीधा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा? E2 होगा, बिकॉज एल्कोहलिक KOH। सेकेंड, अगर मैंने कुछ आपको इस तरीके से दिया है, यहाँ पे मैंने अटैच किया है ब्रोमीन, और नाउ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक QH, और मैंने हीट किया है, तो अभी भी बच्चों रिएक्शन क्या होगा? E2 से होगा, बिकॉज एल्कोहलिक QH इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये अल्फा होगा, ये मान लेते हैं बीटा 1 होगा, ये बीटा 2 होगा, है ना। तो हमारा मेजर आंसर कौन सा होगा? मेजर आंसर बच्चों प्लीज, एल्कीन की स्टेबिलिटी को अपन फोकस करते हैं ना, एल्कीन की स्टेबिलिटी को फोकस करते हैं, यस। तो यहाँ से आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सिस और ट्रांस मिल सकता है, राइट। तो चेक करते हैं अपन। चलो फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैंने सपोज बच्चों क्या निकला है? बीटा 1 से निकाला हाइड्रोजन, यहाँ से लिपिड ग्रुप चला गया, तो आपको मिल गया प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। एक तो यही मिल जाएगा, और सेकंड आपको क्या मिलेगा? सेकंड आपको अगर मैंने बीटा 2 से निकाला तो फिर हमारा आंसर कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दोनों में से स्टेबल एल्कीन कौन सी है? इसके पास 3 अल्फा, इसके पास 3 अल्फा, 3 से कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास बच्चों कितने, जल्दी से बताओ? यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा? ऑब्वियसली ऊपर वाला मोर स्टेबल होगा। जो मोर सब्स्टिट्यूट होता है बच्चों, वो क्या होता है? सेट प्रोडक्ट। क्या होता है? सेट प्रोडक्ट ऑलवेज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेट यहाँ पे आपका मोर स्टेबल एल्कीन है, तो दिस वन इज मेजर, ये हो जाएगा बच्चों। प्लीज एक बात ध्यान देना बच्चों, सेट हमेशा मेजर नहीं होता है ना। वो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी स्टेबिलिटी के बेस पे हम बोलते हैं
सेटजप का मतलब सिर्फ इतना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज सेटजप। अगर वो एल्कीन मोर स्टेबल है तो डेफिनेटली मेजर हो जाएगा। अगर हॉपमैन वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, बट अगर वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसको हम मेजर बोलेंगे। तो सेट जब हॉपमैन हमेशा मेजर हो, ऐसा नहीं है कि सेट जब हमेशा मेजर होगा हॉपमैन हमेशा मेजर होगा, ऐसा नहीं कि हॉपमैन हमेशा माइनर होगा, ये कोई बात नहीं है। हम स्टेबिलिटी के बेस पे बात करते हैं। अभी इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगा वहां पे हॉपमैन भी मेजर होगा, देखना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्किन की स्टेबिलिटी के बेस से ऊपर वाला मेजर हो गया। अगर वो मेजर हो गया है तो अब एक क्वेश्चन है कि रिएक्शन E2 हुआ था, एंटी आपका पार्ट होता है, एंटी एलिमिनेशन वाले सेक्शन होते हैं, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट स्टीरो आइसोमर्स में मिल सकते हैं। एक तो आपको मिल सकता है सिस, जैसे इस तरीके से देखो तो ये आपका ट्रांस हो गया है, और सिस के साथ बात करेंगे तो इसको हम यूं भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो टोटल प्रोडक्ट कितने मिल सकते हैं, एक सिस एक ट्रांस दो, और एक आपका ऊपर वाला सेक्शन कहाँ पे है, ये यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे, तो वहां तो बच्चों से ट्रांस बन ही नहीं सकता ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम मिल रहे हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस। बात समझ में आ रही है? तो टोटल आपको 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सभी समझ में आ गया? E2 इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 0 होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, तभी आपका रेट ज्यादा होगा। ये E2 की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। थर्ड एग्जांपल, कुछ एग्जांपल है बच्चों इस तरीके से, ब्रोमीन और इसके सामने लिया है मैंने CH3O माइनस, एंड नाउ दिस इज हीट। सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्लोरीन है और इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है एल्कोहलिक KOH, नाउ हीट। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बिल्कुल ट्राई करो, है ना, कोशिश करो, कॉपी पेन साथ में रखा करो, जिससे आंसर आपको बेटर भी समझ में भी आएगा और आप खुद प्रैक्टिस भी कर पाओगे। यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, ठीक है, और इसके साथ मैंने दिया है एल्कोहलिक KOH और प्लस आपका हीट। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा सारे के सारे आंसर आपके E2 से बनेंगे, E2 एलिमिनेशन होगा, फटाफट से आंसर निकाल पाओगे। बताओ फर्स्ट वाले केस में, इस केस में क्या आंसर बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन? इस ट्रांस वाली कहानी खत्म, बिकॉज इसके पास प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन। अरे भाई ये वाला कार्ब, ये ब्रोमीन दिख रहा है ना, राइट, इट इज अल्फा, नाउ दिस इज बीटा, यही बनेगा ना एज इट इज, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड में यहाँ तो ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा, सेकंड वाले में क्या होगा देखो, यहाँ क्लोरीन लगा के दे रखा है तो इसको बाहर निकालो। ठीक है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो फिर आपको देख रहा है कि यहाँ से जिस कार्बन पे आपका लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो तो अल्फा हो गया बच्चों। एक तो बीटा 1 ये, बीटा 2 ये और बीटा 3 ये, तीन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो बीटा 1 बीटा 2 से निकालोगे तो सेम एल्कीन मिलेगा, लेकिन बीटा 3 से निकालोगे तो अलग मिलेगा, है ना, बीटा 1 बीटा 2 कंपेरिजन, बिकॉज बीटा 1 बीटा 2 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बताओ चलो निकालते हैं। तो सबसे मैंने पहले बीटा 3 से निकाला, तो बीटा 3 से निकाला तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बीच में डबल बॉन्ड सिंपल आ जाएगा, बाकी एल्कीन इस तरीके से। एक तो ये आंसर हो गया, और दूसरा आंसर हमारा क्या बनेगा, सेकंड आंसर क्या बनेगा? सेकंड आंसर मैंने बीटा 1 बीटा 2 किसी एक से निकालते हैं, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, कुछ डबल बॉन्ड यहाँ कुछ ये, यही मिलेगा। दोनों में से मेजर कौन सा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, देख चेक करो बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 3 3 एंड 3 हाइपर कंजुगेशन के बेस पे, है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मेजर, और यही होगा सेटजर प्रोडक्ट, और दिस वन इज मेजर। फर्स्ट आपका मेजर होगा, और जो सेकंड होगा वो होगा हॉफमैन प्रोडक्ट। उसके पास बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे चेक कर लो ना, यहाँ पे जरा चेक करते हैं। एल्किन यहाँ पे है, तो एक तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे मिलेगा ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ऊपर वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आपको 2 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 ही मिल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 प्रोडक्ट। नेक्स्ट में बात करते हैं एल्कोहलिक KOH, बेटा नीचे दे रखा है आपके 5th क्वेश्चन में, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा बताओ जरा। ये ब्रोमीन दिख रहा था, यहाँ से अल्फा था, ये आपका बीटा था। ये बच्चों यहाँ से CH3 है, CH3 है, CH3 है, क्या कोई आंसर बनेगा? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? बिकॉज बच्चों अल्फा के रिस्पेक्ट में बीटा के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, चेक करो ध्यान से, तो नो बीटा हाइड्रोजन, कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा एलिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई हाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस नहीं होने वाला है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती है। इट इज क्लियर? समझ में आ गया सभी को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं मैं। मैंने बच्चों लिया है CH3 CH क्लोरीन एंड यहाँ पे CH, नाउ दिस इज CH3 एंड CH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ C2H5O माइनस, है ना, इथॉक्साइड सेक्शन है आपका, और हीट यहाँ पे आपको सप्लाई की गई है। तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या आंसर बनेगा, कोशिश करो जल्दी से।
टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जल्दी से निकालो। यस, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, दिस इज क्लोरीन एंड 2 मिथाइल, इस तरीके से 1 2 3 4 बैलेंस कवर है आपकी पूरी। तो नेक्स्ट बच्चों बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने लिया है एल्कोहल QH और प्लस आपका हीट। तो बेटा देखो C2H5O- इट इज चार्ज, ठीक है, इफ इट इज चार्ज और हीट बच्चों साथ में दे रखी है, प्लीज बच्चों ध्यान देना। अगर हीट साथ में नहीं दे रखी होती है ना, तो बच्चों हमारा क्या होता आंसर बताओ। तो ये जो C2H5O- है चार्ज है, तो इट विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। बट हीट दे रखा है, तो बच्चों मजबूरी में यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है ना, वो इलिमिनेशन के थ्रू आपका प्रोसीड होगा, इलिमिनेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भाई हीट देने का मतलब क्या है, इंडोथर्मिक है ना, इंडोथर्मिक प्रोसेस। हीट दे रहे हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव हो रहा है, तो डेफिनेटली आंसर आपका E2 से ही प्रोसीड होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए जरा। यस तो यहां से देखो आंसर आपका डायरेक्ट था। आप कितने आंसर्स मिल सकते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट बच्चों जहां पे लिविंग ग्रुप लगा है वो अल्फा हो गया है, ये बीटा 1 हो गया है, ये बीटा 2 हो गया है। ठीक है, बस प्रोसीड कर लो, पहले बीटा 1 से निकालो फिर बीटा 2 से निकालो। तो एक आंसर मिल गया यहाँ से CH2, जब मैंने बीटा 1 से निकालूंगा तो CH2 चेक करो, डबल बॉन्ड, और यहाँ से आपको मिलेगा CH, वैलेंसी ध्यान देना, ये CH हो जाएगा, और इधर आपको रहेगा CH3 और एक CH3, ठीक, तो ये मिलेगा प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहीं से, जिसमें आप बीटा 2 से निकालेंगे। तो बीटा 2 से निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा CH3, नाउ CH डबल बॉन्ड कार्बन, एक जाएगा हाइड्रोजन, तो बाकी बचेगा CH3 एंड CH3, ये दो बनेंगे। दोनों में से मेजर कौन सा होगा दोनों में से मेजर कौन सा होगा बेटा, एल्कीन की स्टेबिलिटी तो चेक कर लो। यस, ये देख लो डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 3 N3 है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ऊपर देखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा। तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों आपका सेडजे प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज मेजर, और ऊपर वाला होगा बच्चों माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रिंग के साथ दे रखा है, और जरा इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप, चलो यहाँ से बाहर निकालो क्लोरीन, और प्रोसीड करो, और बताना है मोर स्टेबल कौन सा होगा। यस यस, चलो बच्चों देखते हैं क्या आंसर आपने बनाया, चेक करो बच्चों। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, ये अल्फा है, ये आपका बीटा 1 है, ये बीटा 2। अब लोग ट्राई किया करो, मैं आपको आंसर हर सारे के सारे सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, तो उसको आप पूछ सकते हो मेरे साथ। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा, ठीक है, और वैसे भी टाइम होता है लेक्चर के बाद, नेक्स्ट में आपको जब भी मिलता हूँ तो आप ग्रुप पे डाल के पूछ सकते हो, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। यस, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम, मैंने सपोज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, मैंने बीटा 1 से निकाला, बीटा 2 से, दो केस हमारे हैं, तो दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे भी दिख रहा है आपको बीटा 3, तो बीटा 1 बीटा 2 से निकालोगे तो सेम आंसर बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर बीटा 3 से निकालोगे तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो एक तो आंसर आपका ये बनेगा, ध्यान दो, मैंने बीटा 1 से सपोज निकाल दिया, तो एक तो एल्कीन आपको ये मिल जाएगी, ये फर्स्ट एल्कीन हो गई, और सेकंड एल्कीन क्या मिलेगी उसको भी जरा बना लेते हैं। सेकंड की मैंने बीटा 3 से निकाला, बीटा 3 के पास प्रेजेंट है 1 हाइड्रोजन है बच्चों, प्रेजेंट है, ठीक है, इसको निकाला। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, मतलब एल्कीन आपको देखने को मिलेगी, ये यही तो मिलेगी, ठीक। तो दोनों में से स्टेबल कौन सी होगी, चेक करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मतलब इसके पास देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 3 तो अल्फा हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे होंगे, 1 2 3, और एक यहाँ होगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं जरा चेक करो, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, 3 इधर ऊपर है, 3 इधर है, 6 6 के बाद 7 8 9 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नंबर्स बेटा काउंटिंग में देखो, दो तो यहाँ पे होंगे, ठीक है, और 3 3 बच्चों यहाँ पे होंगे, तो कितने हो जाएंगे 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस वन इज सेडजर प्रोडक्ट, और यही बच्चों होगा आपका मेजर आंसर। क्या समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH NCl, इसके सामने मैंने फॉलो किया है एल्कोहलिक QH एंड हीट। सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर बनेगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक तो ये दिया है, और इसी के साथ एक और दे देता हूं मैंने दिया है बच्चों NaNH2, नाउ फॉलो द अमोनिया, और यहां से आपका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। और ये भी आपको पता है, ये भी आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों इजी हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बच्चों आए हैं जेई मेंस के अंदर,
सीईटी के अंदर आते हैं क्वेश्चंस ऐसे। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको बाकी सेक्शन भी देखने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। पहले ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लें जिससे हमारा सीईटी और जेईई मेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एल्कोहलिक क्यूएच, यहाँ से हमारा आंसर क्या बने, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। तो बताओ, देखो फर्स्ट से बच्चों आप लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया होगा वो, तो यहाँ से क्या होगा, लीविंग ग्रुप जहां पे अटैच है वो अल्फा, यहाँ से बी। बताओ मुझे, क्या फर्स्ट में कोई आंसर बनेगा, बताओ बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, लीविंग ग्रुप क्लोरीन दिख रहा है, ये बाहर जाएगा तो अल्फा। अब अल्फा के बगल में बीटा, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी, सोचो और बताओ मुझे। और सेकंड में NaNH2 दिया है, वो अधिक स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। एल्कोहलिक KOH दे रखा है, उसके कंपैरिजन में NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो रिएक्शन क्या प्रोसीड करेगा। देखो बच्चों क्या है, इस फर्स्ट कंपाउंड में 8 क्वेश्चंस के अंदर अपन बात कर रहे हैं। यहाँ से जैसे बच्चों Cl बाहर जाएगा, आपको पता है कि यहाँ से क्या मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, इलिमिनेशन E2 के अंदर, बिकॉज ये E2 को सपोर्ट करने वाला है, दिस इज करेक्ट। यहाँ से दोनों चीजें एक साथ होने वाली है बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बीटा से H+ आयन और अल्फा से क्लोरीन, दोनों एक साथ बाहर जाने वाले हैं। और बीटा के पास प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होगा, उसके पास बच्चों यहाँ से OH वाला सेक्शन आएगा, वो उसको लेके बाहर चला जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एक साथ रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है। मतलब मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, ये CH है, NT आपका रहता है सेक्शन इस तरीके से, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप बच्चों यहाँ से आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका डेल माइनस होगा, यहाँ से डेल पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल कोशिश करेगा। लेकिन बच्चों प्लीज समझना ध्यान से, ये एल्कोहलिक क्यूएच इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक क्यूएच क्वेश्चन आया है एल्कोहलिक क्यूएच पे और सोडामाइड पे, तो सोडामाइड इज स्ट्रॉन्ग, एल्कोहलिक क्यूएच इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये आपका जो एल्कोहलिक क्यूएच है होता क्या है उसको जरा सुनना। एल्कोहलिक क्यूएच पहली चीज तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस इतना ज्यादा नहीं है कि वो एल्काइन जैसे जो ऑलरेडी गिवन कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये एल्काइन जैसे कंपाउंड से उस हाइड्रोजन को लेके बाहर जाए। क्योंकि यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, एल्कोहलिक जो KOH लिखा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, OH माइनस के साथ क्या मिलेगा बताओ, एल्कोहल वाला सेक्शन। एल्कोहल का मतलब बच्चों क्या होता है, ROH, कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ से बन रहा होगा, तो ये एल्कोहलिक KOH का मतलब ये होता है। एल्कोहलिक KOH का मतलब ये है, इसके साथ एल्कोहल वाला सेक्शन प्लस OH माइनस फ्रॉम पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निकल जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये है आपके एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH बच्चों जरूर यहाँ से निकलना चाहेगा हाइड्रोजन, बट आप ये देखो कि ये कार्बन ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लिसन केयरफुली, इसके पहले क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। तो sp3 में s परसेंटेज तो बच्चों बहुत हाई होता नहीं है। sp2 जैसे आपको मिला, तो sp2 मिलने का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे s परसेंटेज की वैल्यू बढ़ चुकी है। और जहाँ पे s परसेंटेज बच्चों बढ़ता है, तो मतलब वहां पे आपके जो हाइड्रोजन के जो बेटे जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये प्रेजेंट है कार्बन का, दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों टूवर्ड्स कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस। बिकॉज कार्बन यहाँ पे आप जरा कंपेयर कर लो, यहाँ पे मैंने बच्चों सपोज यहाँ पे दिया आपको CH2, देन सिंगल बॉन्ड, देन आपका इधर से मैंने दिया है CH2, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एक लिविंग ग्रुप क्लोरीन, और यहाँ पे एक प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन। अब ध्यान से सुनना जरा, वो क्या रहा है भाई, ये कार्बन कैसा है sp3, और इसके सामने अगर एल्कोहलिक KOH आएगा तो इसका s परसेंटेज ज्यादा नहीं है, आराम से बेटा H+ बाहर निकल जाएगा। लेकिन sp2, दिस कार्बन इज sp2, तो sp2 में s परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से उस कार्बन के न्यूक्लियस के क्लोज बेटा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से एल्कोहलिक KOH इस H+ आयन को बाहर नहीं निकाल सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन नीचे वाले केस में क्या है, जो अभी तक हम लोगों ने अभी तक जितने भी एल्केन वाले सेक्शन लिए थे, वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज था, तो वहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत क्लोज नहीं होंगे न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से वहां से निकलना आसान था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, E2 इजिली प्रोसीड हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH की जगह अगर मैं सोडामाइड यूज करता हूँ, सोडामाइड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और उसके सामने अमोनिया आपका सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था बच्चों, एल्कोहल था। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, एल्कोहल था। यहाँ पे आपका क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया अपने आप में एक अच्छा बेस होता है, तो अमोनिया के सामने सोडामाइड बहुत तगड़ा बेस है। ये दोनों सॉल्वेंट क्या है, अमोनिया, NaNH2 आपका क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। दोनों मिक्सअप होकर बहुत तगड़ा बेस बनाते हैं। वो तगड़ा बेस बच्चों क्या करेगा, यहाँ से जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे निकालेगा हाइड्रोजन, और फटक से बच्चों बनाएगा एल्काइन, एक नया डबल बॉन्ड आपका क्रिएट कर देगा, नया पाई बॉन्ड करेगा क्रिएट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आई।
स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी वाला बेटा कोई भी रीजन नहीं होगा। दीप्ति, ये बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट में हमारा कोई भी आंसर नहीं बनेगा। सेकेंड के अंदर बच्चों ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो यहाँ से आंसर बनेगा और यहाँ से आपको आंसर बन जाएगा क्या, एक नया डबल बॉन्ड जो क्रिएट होगा, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से आपको मिलेगा CH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। फर्स्ट सेक्शन समझ में आ गई। जरा सेकंड का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जरा इसका आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट में एल्काइन बन गया। ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, वेरी बेटा ध्यान रखना है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो सीधा आंसर बना ले अपन। तो क्या बच्चों आंसर बनेगा, यस, ये बन जाएगा रिजल्टेंट आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं, हो गया इजी, सभी को समझ में आ गया। यस, एक ही आंसर बनेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यही दिया है मैंने क्लोरीन, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक NaOH फॉलो किया है, और प्लस बच्चों हीट दिया है। सॉल्व करो, क्या आंसर बनेगा, जल्दी बताओ। रिएक्शन बच्चों कौन सी होने वाली है, E2 से होने वाली है, बिल्कुल। ये कार्बन अल्फा हो जाएगा। अब बीटा चेक कर लो, बीटा ऊपर भी है, बीटा साइड में भी है, तो ये बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 3, निकालो जल्दी से। फर्स्ट आंसर बनाए। चलो मैंने बच्चों निकाला सपोज बीटा 1 से, मैंने निकाला सपोज बीटा 1 से। हेलो, क्लोरीन तो आपका लीविंग ग्रुप है, तो बाहर चला जाएगा। बीटा 1 से निकाला तो हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ, ठीक है। यस, ये आंसर बन जाएगा। आप बताना मेजर और माइनर सिर्फ। सेकेंड में आपको बताऊं तो यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये उस तरीके देखो 1 2 1 2 3 4। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने बीटा 3 से निकाला सपोज हाइड्रोजन, तो लिविंग ग्रुप तो बाहर चला गया ना, तो एक सेकेंड, मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है, बस बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी कुछ, ये यूं होगा, ठीक है। ये बनेगा, देख लो, बीटा 2 या बीटा 3 से निकालो तो सेम आंसर बनेगा, तो मैंने बीटा 3 से निकाल दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। या दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, तो ऊपर वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, चेक करो, 2 2 4 और 3 3 6, मतलब 10 अल्फा हाइड्रोजन। नीचे वाले के पास बच्चों चेक करोगे तो कितने होंगे, जरा चेक करो यहाँ से, तो इसके पास होगा ओनली 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे होंगे आपके 2 ये तो नहीं होगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक तो ऊपर हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और बाकी 2 हाइड्रोजन कहाँ मिलेंगे, एक सेकंड, यस, ये ऐसे इस तरीके से था, ये डबल बॉन्ड यहाँ था, तो एक तो ऊपर वाला हो गया, एक ये हो गया बीटा, एक ये हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, ये हो गए। तो नीचे यहाँ से आपके 2 2 और 2 4, और एक आपका ऊपर से 5, यस 5 अल्फा हाइड्रोजन। मोर स्टेबल कौन सा होगा, ऊपर वाला, और यही हो जाएगा आपका सेडजर प्रोडक्ट। दिस इज सेडजर प्रोडक्ट, समझ में आ गया। और नीचे वाला हो जाएगा आपका माइनर, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है बच्चों CH3। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, तो बाकी आप क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। यस, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। थ्योरेटिकल सेक्शन भी मैं शाम को क्विज में थोड़ा बहुत कराया था मैंने कल भी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका है एल्कोहलिक QH, ध्यान दो, यहाँ पे दिया एल्कोहलिक QH और मैंने आपको हीट दी, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और एक नेक्स्ट सेक्शन में और दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फॉलो किया है, मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ प्लस करके, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से O- एंड सोडियम प्लस, ठीक है, करेक्ट। और इसके साथ एल्कोहलिक मीडियम है, एल्कोहलिक मीडियम ले लिया मैंने सपोज कुछ ये वाला एल्कोहल, ठीक है। चलो ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, ऊपर आपको ये दे रखा है सॉल्यूट, यही आपका मेन रिएजेंट है जो अटैक करेगा। निकालो दोनों जगह से आंसर निकालो, बताओ क्या मेजर क्या माइनर। चलो देखते हैं, यस इजी है। तो बेटा फर्स्ट आंसर क्या बनेगा, ये बेटा देखो अल्कोहलिक KOH, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है लिविंग ग्रुप ये। चलो इससे प्रोसीड करते हैं, ये क्या बच्चों बता रहे हैं, ये E2 को बता रहा है, हम E2 को ही प्रोसीड करेंगे। लिविंग ग्रुप यहाँ से LG, ये अल्फा हो गया है, ये बीटा 1 हो गया है, ये बीटा 2 हो गया है, हम दोनों जगह से निकाल के देखेंगे, ठीक है। यस, मेजर कौन सा माइनर कौन सा, मैंने बच्चों बीटा 2 से निकाला सपोज, है ना, तो यस CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, एंड बच्चों यहाँ से CH3 एंड CH3। देखो बच्चों हम लोग सारे केसेस करेंगे, मेंस एडवांस CET सारे केसेस ना, कोई भी केस में छोड़ूंगा नहीं, टाइम लगेगा देख तो लग सकता है, लेकिन आपको चीजें सॉल्व होंगी आपसे, ठीक है। यस, तो अगर बेटा मैंने बीटा 1 से निकाला तो फिर आंसर क्या बनेगा,
CH3 NCH, यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन तो आपका बाहर चला ही जाएगा, तो वो तो नहीं बचेगा, बाकी दो बच्चों बचेंगे आपके मिथाइल सेक्शन। ठीक है, यस। इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है? तो आप दिख रहा है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेटा कितने हैं? 1 2 3 3 3, मतलब मोर स्टेबल कौन सा? नीचे वाला। तो दिस इज सैडजिया प्रोडक्ट, मेजर आंसर। नेक्स्ट होगा बेटा, यहाँ पे क्या आंसर प्रोसीड होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। अब प्लीज बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो एल्कोहलिक केओएस था ना, यहाँ पे क्या था? OH माइनस के साथ बच्चों क्या था भाई? ROH था ना, एल्कोहल सिर्फ। इट इज नॉट जस्ट लाइक ए बल्की बेस, नॉर्मल बेस है ना, बल्की बेस नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो, ये सोडियम प्लस अगर बाहर जाएगा तो ये जो माइनस वाला सेक्शन एल्कोहल वाला ROH, तो H जाके बच्चों यहाँ पे डिफाइन होगा H बॉन्डिंग के थ्रू। भाई साहब बहुत बल्कीनेस आने वाली है, जबरदस्त बल्कीनेस आने वाली है, और बल्कीनेस बच्चों यहाँ पे बहुत तगड़ी होगी। अगर बल्कीनेस अगर आपकी जबरदस्त होगी तो क्या आंसर आपका बदलने वाला है? अटैक भी तो करना चाहिए ना। जब अटैक ही नहीं करेगा तो फिर मजबूरी बन जाएगी। और बेस बच्चों कहाँ पे अटैक करता है? क्या बनाता है? BH बनाता है, BH बनाता है बॉन्ड। तो मुझे बताओ ये बेस बच्चों कहाँ पे अटैक करे? दो जगह अटैक कर सकता है, या तो बच्चों बेस यहाँ पे अटैक करे बीटा वन पे, या फिर अटैक करे यहाँ पे। मुझे बताओ जल्दी से, कहाँ पे अटैक इजिली कर सकता है? भाई स्ट्रॉन्ग बेस है नो डाउट, बल्कि बेस से स्ट्रॉन्ग बेस से E2 को सपोर्ट करेगा बेटा, नो डाउट। इट विल डिफाइन द E2, E2 को ही डिफाइन करेगा। बट बेटा क्या अंदर अटैक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट इज बल्कि। इसका अटैकिंग रेट बहुत स्लो होगा, अंदर अटैक नहीं कर सकता। ये CH3 बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप में, रिपल्शन हो जाएगा। वंडरबॉल रेडियस आपके यहाँ पे क्या करेंगी? रिपल्शन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, बाहर निकल जाएगा। तो बीटा वन पे कभी भी अटैक इजिली नहीं हो सकता है। तो इजी अटैक कहाँ होगा बच्चों? इस पोजीशन। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो बीटा वन से निकालेंगे, बीटा टू से निकालेंगे हाइड्रोजन, टर्मिनल पे ही अटैक होगा। बिल्कुल दीप्ति, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से हमारा मेजर आंसर कौन सा बनेगा? यस, मेजर कौन सा बनेगा? तो आंसर देखो यहीं से, एक तो आंसर आपका बन जाएगा ये वाला, ध्यान दो, मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर बीटा टू से निकालोगे तो टर्मिनल एल्काइन मिलेगा, टर्मिनल एल्कीन मिलेगा, ठीक है। और अगर बीटा वन से निकालोगे तो आपको टर्मिनल नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे मेजर कौन सा होगा? व्हिच वन इज मेजर? यस बिल्कुल, व्हिच वन इज मेजर? हॉफमैन, यस बिल्कुल सही, यही चाहिए था मुझे आंसर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों फर्स्ट आंसर क्या मिलेगा? फर्स्ट आंसर मिल जाएगा, मैं बीटा टू से निकालता हूँ जरा, बिकॉज बीटा टू पे अटैक इजिली होगा। तो यहाँ से हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NCH, देन यहाँ यहाँ से क्या बचेगा? कार्बन होगा CH, और इधर एक CH3 होगा, और यहाँ पे CH3 होगा। तो ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा क्या बच्चों बनेगा? दूसरा आंसर आपको बीटा टू से निकालो फटाफट से, बीटा वन से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 NCH3 है, बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा बोलोगे सर? एल्कीन तो सर नीचे वाली स्टेबल है, ठीक है, एल्कीन नीचे वाली स्टेबल है, बट यहाँ पे अटैक के बेस पे हमने आंसर निकाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? समझ में आ गया? तो बीटा वन पे तो अटैक हुआ ही नहीं ना, तो बीटा वन से बनने वाला प्रोडक्ट बच्चों कौन सा है? नीचे वाला। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? नो डाउट इसका नाम तो सैडजेफ ही होगा सर। सैडजेफ का मतलब क्या होता है? सैडजेफ का मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला, ठीक है, सैडजेफ। बट दिस इज नॉट ए मेजर आंसर, ये होगा बच्चों माइनर। तो देखो सैडजेफ माइनर हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर वाला हॉफमैन था, और हॉफमैन बच्चों कैसा हो गया? मेजर हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? बताओ बेटा, क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया? सभी क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लेते हैं, यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से है। इसके साथ बच्चों लगा लिया मैंने यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, लाइक दिस, ये क्लोरीन लगा लिया मैंने, वैलेंसी 4। यस, इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है एक इस तरीके से बेस ले लेते हैं, लाइक दिस, यहाँ पे O माइनस सोडियम प्लस, और इसके साथ बच्चों प्रेजेंट है आपका एक एल्कोहल, उसको भी थोड़ा वल्गी कर लेते हैं, लाइक दिस, और यहाँ पे OH, ठीक है। नीचे वाला देखो सॉल्वेंट है, एल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है, ऊपर वाला आपका क्या है बच्चों? सॉल्यूट है, ठीक है, वो मेन रिएजेंट है, ये अटैक करेगा, ये इसके साथ प्रेजेंट है। तो सोडियम प्लस बाहर जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगी H बॉन्डिंग, बहुत बल्कि बनने वाला है। तो व्हाट इज द आंसर? आप निकालो जल्दी से, मेजर आंसर कौन सा बनेगा? मेजर आंसर कौन सा बनेगा? यस बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा लगा लो, यहाँ बीटा वन लगा लो, यहाँ बीटा टू लगा लो, यहाँ पे बीटा थ्री। हमारे पास बीटा वन बीटा टू से निकालोगे तो सेम आंसर बनेगा। तो एक तो प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और दूसरा प्रोडक्ट बच्चों क्या मिलेगा?
दूसरा आपको यहाँ से मिल जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाकी दो एल मिथाइल इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर ये वाला तो एल्कीन स्टेबल मुझे लग रहा है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट बच्चों नो डाउट इट इज ए सैडजर प्रोडक्ट, और ऊपर वाला बच्चों क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। दोनों में से स्टेबल कौन हो, तो बच्चों अटैक करने की टेंडेंसी। तो मुझे बताओ कि यहाँ से जो बल्कि बेस था, क्या बच्चों यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ से बीएच बॉन्ड बना सकता है भाई, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे बच्चों क्या है, ऑलरेडी बल्कीनेस है वो अंदर प्रेजेंट है, तो ये बड़ा साइज का जो बेस है वो वहां पे अटैक नहीं कर सकता है। तो बल्कि बेस बच्चों वहां पे जब अटैक नहीं कर पाएगा, अटैकिंग रेट स्लो होगा, तो मेजर आंसर कभी नहीं हो सकता है बीटा 3 से। इट इज क्लियर? तो सेट जब बच्चों हो जाएगा आपका यहाँ पे कैसा, माइनर प्रोडक्ट, और हॉफमैन कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है? परफेक्ट। स्टेबिलिटी पूछे तो कौन मोस्ट स्टेबल, मैं पूछूं कि इस गिवन कंपाउंड के अंदर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा, तो आंसर होगा बच्चों ये वाला। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे समझना, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बच्चों ये होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है हमेशा, लेकिन यहाँ समझ लो, यहाँ अटैकिंग नहीं हो पा रहा ना वहाँ पे, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है स्टेबल कौन सा है दोनों में से, तो सेकंड इज मोर स्टेबल। अगर क्वेश्चन बच्चों वहाँ पे कुछ यूं आता है कि इन दोनों में से मेजर आंसर कौन सा, मेजर क्वांटिटी में कौन बनेगा, परसेंटेज यील्ड किसकी ज्यादा होगी, तो आपका फर्स्ट होगा। क्या समझ में आया, बताओ जरा? इट इज इजी, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एंटी इलिमिनेशन के साथ, ठीक है? इसको एंटाई बोलते हैं, एंटी बोलते हैं, आप जिस तरीके से भी समझ लो, ठीक है? एंटी इलिमिनेशन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो पता है एंटी इलिमिनेशन का एक्चुअली मीन क्या होता है? एंटी इलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो बच्चों बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो बच्चों H प्लस आयन को पिकअप करेगा, एक्सेप्ट करेगा, विड्रॉ करेगा। कहां से करेगा? फ्रॉम एंटी पोजिशन, फ्रॉम एंटी पोजिशन, फ्रॉम एंटी पोजिशन ऑफ लीविंग ग्रुप। जो लीविंग ग्रुप होगा एक्स माइनस के अपोजिट साइड से वहां से क्या करेगा बच्चों, एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड। केमिकल परसेंटेज यील्ड के बारे में आपका जो देखो, परसेंटेज यील्ड यहाँ पे नहीं आता है, आज तक कभी ना एडवांस में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन यील्ड के बारे में एक बच्चे ने पूछा कि सर परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड के बारे में क्वेश्चंस अगर आता भी है तो यहाँ पे मैथमेटिकल डाटा दिया जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले लगाने हैं, मोल कॉन्सेप्ट को लगाना होगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? परसेंटेज यील्ड जैसे हम वहां पे निकालते हैं। अदरवाइज यहाँ पे परसेंटेज यील्ड के बारे में अगर क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि कौन सा अधिक है कौन सा कम है, तो हम सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे, आंसर बताएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो यहाँ से रिएक्शन उठाएगा और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पूछेगा, तो रिएक्शन बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्वेश्चन एडवांस का बनेगा, बिकॉज रिएक्शन किसकी है बेटा, रिएक्शन आपके एल्कीन चैप्टर की है, और कुछ या एल्कीन की बोलो या फिर आप यहाँ पे एल्काइन की बोलो, ठीक है? या फिर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बोलो, बिकॉज यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, ठीक है? डिहाइड्रेशन वगैरह है, एल्कोहल की ले लो, तो ये रिएक्शन वहां से है। रिएक्शन ऑर्गेनिक की है, पूछ रहा है आपके फिजिकल के अंदर, तो बस ध्यान देना यहाँ पे एडवांस क्वेश्चन बन चुका है, फिजिकल के जो परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले होते हैं उनको लगाना होगा, वो कॉन्सेप्ट लगाने होंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? यस। तो अभी मोल कॉन्सेप्ट में नहीं बताने वाला हूँ, आप उनके लेक्चर्स देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो एंटी एलिमिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एंटी एलिमिनेशन का बेसिक मतलब क्या है कि एक बेस आएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, वो बच्चों निकालेगा H प्लस आयन को कहां से, एंटी पोजिशन ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जहां पे लगा हुआ जैसे इस तरीके से कि यहाँ पे सपोज ये लीविंग ग्रुप लगा है, तो इसके अपोजिट साइड यहाँ से ये वाला सेक्शन यहाँ से निकालेगा आपका हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन। देखते हैं कंडीशंस। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने छोटा सा, ध्यान दो, क्वेश्चन है कुछ यूं, यस, और इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन। बेटा देखो जिसको भी कोई डाउट है बीच में पूछना है, कि जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था परसेंटेज यील्ड वगैरह के बारे में, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? मैं बताऊंगा कि वो चीजें किस तरीके से कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो आपको न्यूमेरिकल में डाटा दिया जाएगा, है ना, और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। वैसे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने जो मैं बता रहा हूँ, बस उसी को सॉल्व करना। बेटा एल्कोहलिक KOH है, E2 मैग्नीशियम होगा, यस, जल्दी सॉल्व करो क्या आंसर बनेगा। साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है ना, क्लोरीन आपका ये लिविंग ग्रुप दे रखा है, इसी को मुझे सर्च करना था। इसके ये आपका अल्फा कार्बन हो गया है, ठीक है? तो ये बीटा 1 हो गया है, ये बीटा 2 हो गया है। जल्दी से बताओ किसको बाहर निकाला जाए, किसको बाहर निकाला जाए? यस प्लीज, यस। बताओ बच्चों, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से बच्चों वही मिलेगा आपका OH माइनस, और इसके साथ मिलेगा ROH और H बॉन्डिंग के साथ, दिस इज अ मीन ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है? क्या करेगा,
कहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन? बेटा Cl2 बाहर जाएगा, ये यहाँ से निकालेगा कि ये फिर यहाँ से निकालेगा? कहाँ से निकालेगा, किस जगह से निकलना चाहिए? बताओ बच्चों, ये वाला अटैक पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? सामने क्लोरीन दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये सामने क्लोरीन है, E2 मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है, तो क्लोरीन तो एकदम से बाहर जाएगा नहीं, कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है यहाँ पे कि क्लोरीन बाहर चला गया फिर अटैक कर रहा है आपका बेस, नहीं। जैसे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, H इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और यहाँ से BH बॉन्ड आपका बनेगा, ठीक है? तो सामने क्लोरीन दिख रहा है तो ये अटैक नहीं कर सकता है। हाँ, ये अटैक इधर से तो नहीं करेगा, बट यहाँ से अटैक आएगा, ये इधर से अटैक करेगा, ये वाला अटैक आपका पॉसिबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये जो β2 से प्रेजेंट हाइड्रोजन है इसको बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये β2 का हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होता, CH3 नीचे होता, ये CH3 नीचे H ऊपर, तो एक पॉसिबिलिटीज थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? तो इधर प्रेजेंट है, ये देखो हाइड्रोजन, ये एंटी एलिमिनेशन के लिए तैयार है। अरे Cl के रिस्पेक्ट में ये देखो एंटी एलिमिनेशन दिख रहा है आपको, ये एंटी एलिमिनेशन थोड़ी नहीं है, ये सीने हो जाएगा, ये एंटी एलिमिनेशन है, तो ये वाला पॉसिबल होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो आपकी यहाँ से ये रिंग आएगी, ध्यान देना बेटा, रिंग के साथ क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, नीचे यहाँ से आपको CH3 ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी इधर आपका यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक तो ये बनेगा आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकंड पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो सेकंड पॉसिबिलिटीज में क्या होगा? आप बोलो सर यहाँ से भी बना सकते हैं, तो सेकंड पॉसिबिलिटीज में डबल बॉन्ड β2 से निकाला हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गया, और ये एज इट इज आपका यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एक CH3 बच्चों कहाँ रहेगा? वो आपका ऊपर की तरफ। एक पॉसिबिलिटी चलो ये हो जाएगी, लेकिन बच्चों ये तो बनेगा ही ना, ये तो कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, ये आपका बन ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंटी की बात की जा रही है, ठीक है? या तो साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, तो उस केस में हमेशा आपको एंटी एलिमिनेशन को सपोर्ट करना है, तो एंटी एलिमिनेशन बच्चों जहाँ पे होगा तो वहां से बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, यही आपका होगा मेजर आंसर। क्या समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डैश पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पे बेज पे प्रेजेंट है इस तरीके से एक ये हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ ले लेते हैं CH3, और इसके साथ देखते हैं, तो इस कार्बन पे प्रेजेंट है डैश, डैश पे प्रेजेंट है क्लोरीन, और बेज पे प्रेजेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन, डैश मतलब डाउन दी प्लेन, ठीक है? बेज मतलब प्लेन के ऊपर, यहाँ पे ये बेज, इस पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और एक चलो बना लेते हैं डैश, डैश प्रेजेंट है या हाइड्रोजन, ठीक है? और हमने मैंने फॉलो एल्कोहलिक NaOH या बच्चों KOH फॉलोइंग द हीट, ठीक है? व्हाट इज द आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो रिवीजन पॉइंट से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। बताओ चलो क्या आंसर बनेगा इसका में आएगी? चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर निकाला आप लोगों ने। आंसर निकाला सभी लोगों ने? ठीक है बिल्कुल, ओके ओके सुशांत। तो देखो यहाँ से क्या होगा, पहली स्टेप में बच्चों क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा बेस B-, तो B- बच्चों कहाँ अटैक करेगा बताओ? ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ऊपर वाला β1, यहाँ से आपका β2, मैं किससे निकालू? मैं बात बच्चों कर रहा हूँ एंटी एलिमिनेशन, राइट? यहाँ से जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे डैश बज वाले, तो आपको फॉलो करना है एंटी एलिमिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटी एलिमिनेशन बच्चों कहाँ से हो सकता है? तो देखो Cl कहाँ पे बच्चों? डैश पे। Cl कहाँ पे? डैश, डैश मतलब प्लेन के नीचे, प्लेन के नीचे। तो हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए? बीटा, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए, बिकॉज एंटी एलिमिनेशन करने वाले हैं अपना। तो मुझे बताओ β1 β2 दोनों में हाइड्रोजन आपका ऊपर कहाँ पे है? ऊपर मतलब बैच पे कहाँ पे? डैश पे अगर डैश पे क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब नीचे है प्लेन के, तो इधर हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए भाई, कॉमन सेंस की बात है। अगर बेटा क्लोरीन अगर आपका बैच पे होता तो डैश पे हाइड्रोजन होना चाहिए था, एंटी की मेरी बात समझ, लेकिन बीटा पे क्या देख रहा है बेटा? हाइड्रोजन, ये भी डैश पे है, दोनों समझो, दोनों इधर क्लोरीन नीचे है, इधर अल्फा पे क्लोरीन नीचे है, बीटा पे हाइड्रोजन नीचे है, क्या एलिमिनेशन होगा? क्या एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं। तो फिर क्या होगा? जो जो आपका क्लोरीन अगर डैश पे है नीचे, तो बेस पे होना चाहिए हाइड्रोजन बीटा पे, तो ये दिख रहा है, देखो आप, मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला हाइड्रोजन नहीं, ये वाला हाइड्रोजन, मेरी बात समझ में आ रही है? इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से क्वेश्चन था, कर पाओगे? यस। अब जल्दी से बाहर निकालो, ठीक है? तो इसके साथ कोई बॉन्ड बनेगा नहीं ना, इसके साथ कोई बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल मजा आ गया यार, नहीं? बिल्कुल मजा आ गया सीरियसली। तो आंसर निकाला सभी लोगों ने? आंसर निकाला होगा? चलो चेक करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने पहला आंसर निकाला होगा कुछ इस तरीके से, यस यस यस, यहाँ पे बीटा, बीटा पे क्या है? डैश, बैच, बैच पे CH3 लगा लेते हैं,
बाकी अगर देखो बच्चों, अगर बैच पे CH3 दे रखा है तो कॉमन सेंस यहाँ बोलता है कि डैश पर हाइड्रोजन ही होगा ना, बैलेंस ही पूरा करने के लिए हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन बाहर चला गया है, तो अभी बैच पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस पोजीशन की बात करेंगे तो ये डैश डैश वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और बैच वाला निकल गया हाइड्रोजन, बिकॉज एंटी एलिमिनेशन सपोर्ट करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी, क्वेश्चन समझ में आएगा। एक तो ये बनेगा आंसर। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि सर ऊपर से निकाल सकते थे, लेकिन ऊपर से कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो माइनर बनेगा आंसर। तो मेजर आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला। तो कितने बच्चों ने मेजर आंसर निकाला, बताओ जरा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं, करना चाहोगे? यस, मैक्सिमम बच्चों का आंसर निकला हुआ यही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, जरा करके दिखाना, ठीक है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ यूं, यहाँ पे बैच पे दे रखा है उन्होंने सिर्फ CH3, डैश पे दे रखा है क्लोरीन। मैं चाहता हूं कि 1 घंटे में मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन टाइम ना बहुत जल्दी भागता है। यस, बताओ बच्चों, इसके सामने मैंने फॉलो किया है वही एल्कोहलिक क्यूएच इन दी प्रेजेंस ऑफ ही। मैं चाहता हूं घर में प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ मैं पढ़ा दूं, उसको ध्यान से सुन लो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, आपके आराम से 98 99 परसेंटाइल आ जाएंगे जेईई मेंस के अंदर। एडवांस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो तो कोई उसमें है ही नहीं डाउट। ठीक है, ओके। सीईटी के लिए भी सिर्फ कुछ मत पढ़ो, सिर्फ लाइव सेशन ज्वाइन करो और मजे करो। बताओ क्या आंसर बनेगा यहाँ से, व्हाट इज द प्रोडक्ट? यस प्लीज, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। देखते हैं, तो यहाँ से देखो हमारा आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन इजी था। तो यहाँ से आपका ये एल्कोहलिक क्यूएच दे रखा था, नो डाउट बच्चों, यहाँ से आपका E2 होगा। ठीक है, E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। बट क्वेश्चन तो ये था कि लीविंग ग्रुप हमारा कहाँ पे है, LG यहाँ पे लगा रखा है, ये बच्चों कहाँ पे है, डैश प्लेन के नीचे, प्लेन के नीचे है डैश का प्लेन के नीचे। तो बेटा यहाँ पे बेस पे क्या होगा, बेस पे कॉमन सेंस से बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वो ऊपर बच्चों क्या है, आपके बेच पे CH3, तो डैश पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन, बैलेंस ही पूरी करने के लिए। यहाँ पे आपका क्या है, बेस पे CH3 है, तो यहाँ पे डैश पे क्या लगा लो बच्चों, हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब Cl को बच्चों क्या चाहिए, Cl अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर चाहिए हाइड्रोजन से। ऊपर हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ना तो यहाँ मिल रहा है ना ही यहाँ मिल रहा है, बिकॉज ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, तो आंसर होगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अगर माइनर पूछता है, माइनर पूछता है तो कहीं से भी निकाल देना, लेकिन मेजर आंसर यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बताओ जल्दी से, कितने बच्चों को बात समझ में आई? ये आंसर कितने लोगों ने निकाला था, रेज योर हैंड्स प्लीज। कितने बच्चों ने आंसर निकाला था? रोहित ने निकाला था, बिल्कुल 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 करेक्ट। संदेश, यस, संदेश रैंक 1 ला सकते हो आप। ठीक है, मेरी बेस्ट बेसिस आपके साथ है हमेशा। चलो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैंक 1 नीट के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन। और मैं तो कहता हूँ आप जेई भी दे दो यार, जेई में 99 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे, 99.9%। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्लोरीन। ठीक है, और ये आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, और इस मुझे मजा आता है जब हमारे सामने बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर्स करते हैं, तो मुझे खुद खोजने में मजा आता है कि यार ये चीज ऐसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तभी मैं ऊपर बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नीचे रह जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन है, ये आपका अल्फा है। ठीक है, अब बीटा की तरफ आ जाओ। ठीक है, तो बीटा बच्चों कौन सा, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 होगा, बिकॉज ये क्लोरीन आपका लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर बन सकता है यहाँ से? यस प्लीज, ध्यान से करना सॉल्व। आंसर बन भी सकता है कि नहीं भी बन सकता है, बिकॉज अल्फा ये है, क्लोरीन कहाँ पे है, बेस पे, बेस मतलब ऊपर है। सपोज ये प्लेन है तो प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर आपको दिख रहा है कुछ यूं, ये प्लेन के ऊपर है। ठीक है, क्लोरीन प्लेन के ऊपर है, तो नीचे चाहिए उस हाइड्रोजन, डैश पे, डैश पे चाहिए हाइड्रोजन नीचे, तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बताओ जल्दी से, अब ये क्या करेगा, क्या करना चाहिए इसे? निकालेगा ड्यूटेरियम? क्या निकालेगा मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्यूटेरियम इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। बट बच्चों यहाँ पे इसकी जो बॉन्डिंग है कार्बन के साथ, डेफिनेटली आइसोटॉप्स की बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल हाइड्रोजन। मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन ड्यूटेरियम की जो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। दीप्ति बिल्कुल से आपने सही आंसर बोला है, बिल्कुल स्ट्रांग बॉन्ड। तो क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ मुझे। अगर यहाँ से आपका बेस निकल के आएगा भी, तो बच्चों इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। तो यहाँ से ये कभी बॉन्ड यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाला है,
BD बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू, इट इज थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, BD बॉन्ड आपका वीक होगा एज कंपेयर टू CD बॉन्ड, CD बॉन्ड आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्रेक ही नहीं होगा, यहां से भी होगा आपका नो रिएक्शन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया? यस। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ की तरफ, थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। मैं अभी दिखूंगा आपके, मैं मैसेज दिखूंगा, मैं आंसर करता हूँ एक साथ। ग्राफ के साथ बच्चों बात करते हैं, तो पहले मैं बात करना चाहूंगा E1, E1 का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। E1 जो मैग्नेटिज्म है उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इधर बच्चों ले लिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, जो भी है, और यहां मैंने लिया प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक। क्या होगा प्रोसेस, ये हीट देते हैं ना भाई, E1 हो चाहे E2 हो, हीट तो देना पड़ेगी ना, एंडोथर्मिक है, यस वो था एंडोथर्मिक। डेल्टा H कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, ठीक है, यस। कैसे ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ में थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक बार उसे ऑब्जर्व कर लेना। रिएक्टेंट हमारे सामने होते हैं, जैसे मान लो मैं अल्कोहल ले ली, मैंने सपोज अल्कोहल लिया, ध्यान दो E2 की बात कर रहे हैं, मैंने ले लिया सपोज यहाँ पे CH3, मैंने लिया एग्जांपल CH2NOH, इसके सामने बच्चों में क्या लेके आया, इसके सामने एक मैं लेके आऊंगा H+ आयन, और इसके साथ है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, H3O+, ठीक है, यस। H3O+ का मतलब वाटर प्लस H+ आयन, H+ आयन कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा भाई, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अल्फा बीटा एलिमिनेशन डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर, अरे फर्स्ट स्टेप में OH बाहर जाएगा, यहाँ से रिलीज होगा, ये इधर चला जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। E1 का मैकेनिज्म दिमाग में आना चाहिए पूरा का पूरा, 2 स्टेप प्रोसेस था, है ना, कार्बोकेटाइंस, वो सारी सारी स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो तो होती नहीं है, जीरो से थोड़ी सी ऊपर होगी भाई, जीरो थोड़ी नहीं होती है, जीरो से थोड़ी सी ऊपर होगी यहाँ से, है ना, पोटेंशियल एनर्जी इसकी। रिएक्शन बच्चों यहाँ से यूं स्टार्ट होगी, कुछ इस तरीके से आएगा ये ग्राफ, फिर यूं इसे मूव करेगा लाइक दिस, और लास्ट में यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी जो बेटा बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट, उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से थोड़ी सी अधिक होगी। ऐसा क्यों, बिकॉज रिएक्टेंट बेटा कैसा है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ध्यान दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सब सिग्मा के सिग्मा है। लेकिन जब एल्कीन बनता है तो उसकी बच्चों रिएक्टिविटी हाई होती है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिएक्टेंट कंपैरिजन में रिएक्टेंट की एनर्जी सपोज यहाँ पे है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी वैसे थोड़ी सी आपकी हल्की सी ऊपर होगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस भाई, प्रोडक्ट की एनर्जी बच्चों क्यों ज्यादा है, बिकॉज रिएक्टिविटी ज्यादा है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अच्छा अब देखो, सपोज बेटा यहाँ पे आपको दे रखा है मेन रिएक्टेंट एल्कोहल, एल्कोहल क्या है ROH, एल्कोहल दे रखा है, और प्लस इसके साथ दे रखा है आपको एसिडिक मीडियम H+ आयन विद द सॉल्वेंट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपको दे रखा है फर्स्ट स्टेप में। रेट बेटा स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, H+ आयन आपका रिलीज हो गया है, वो ठीक है, मिल रहा है। तो पहले बच्चों H+ आयन अटैक करेगा कहाँ पे, आपके लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ करेगा ना, यस। तो यहाँ से बच्चों बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे कार्बन कार्बन को जिस तरीके से हम लिख लेते हैं, आप लिख लो यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपल लिख लो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका OH है, यहाँ से बॉन्ड बनाना बच्चों ये करेगा स्टार्ट H के साथ, H+ एन एसिड से आएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, कि ग्राफ नीचे आएगा, नीचे आने का मतलब कार्बोकेटाइन लगभग बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी काफी ठीक ठाक डिफाइन होगी। अच्छा अब होगा क्या, वो भी जरा समझो ध्यान से। यहाँ से कार्बोकेटाइंस का बनना स्टार्ट होगा, लेकिन एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता नहीं है इस स्टेप के अंदर। अब क्या हुआ, कार्बोकेटाइंस बनने से पहले क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर एलिमिनेट होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों पूरी तरीके से यहाँ से एलिमिनेट होता है, इस पॉइंट से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर जाएगा, जैसे बाहर जाएगा तो ये स्टेट ऊपर एक्वायर कर लेगा, ऊपर एक्वायर करेगा, तो यहाँ पे आपको बनेगा कार्बन 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 बना सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एट इंस्टेंट एनर्जी इंक्रीज होती है, और फटाक से बच्चों इसी कार्बोकेटाइंस की एनर्जी क्या होगी आपकी डिक्रीज, अगर वो आपका 3rd डिग्री हुआ तो एनर्जी नीचे आ जाएगी, अगर वो 2nd डिग्री हुआ एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, और 1 डिग्री हुआ तो एनर्जी आपकी ऐसी वैसी बनी रहेगी, 3rd डिग्री है तो आपकी एनर्जी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बोटाइंस बेटा फाइनली आपको यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, जैसे स्टॉप हुआ स्टेबिलिटी होगी, रीअरेंजमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी करना है कर लेंगे, और उसके बाद बच्चों क्या होगा, जो बगल में प्रेजेंट है बीटा पोजीशन के पास, ये अल्फा था ये बीटा था, बीटा के पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा भाई, BH बॉन्ड बनेगा यहाँ से, तो जब वो BH बॉन्ड बनेगा तो यहाँ आ जाओ इस पॉइंट पे, तो यहाँ से होगा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से कार्बन उसके पास प्रेजेंट था हाइड्रोजन ये, और यहाँ से आपका क्या होगा, एक जो एसिड था, तो एसिड के पास बच्चों क्या मिलता है, H+ आयन बाहर गया तो H4-1 बनेगा ना बेस, अरे बीक बेस होगा ना, तो उसके साथ एक नया बॉन्ड बनेगा, ये BH बॉन्ड, वो आपका यहाँ पे डिफाइन होगा एनर्जी में, और फिर यहाँ से जैसे आपको H भी आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा,
इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज करेगा, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा फाइनल आंसर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस तरीके से। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये कुछ एनर्जी का पैरामीटर्स, एनर्जी कुछ ग्राफ है, ठीक है। तो अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइंस कहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट का लास्ट वाला पॉइंट कहाँ पे होगा। तो पॉइंट वाइज अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर लोगे। ये तो E1 का हुआ। अब बात करते हैं E2 ग्राफ। अगर E2 ग्राफ की तरफ बात करें तो कैसे बनेगा। E2 ग्राफ भी एज इट इज ऐसा ही है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्बोकेटाइंस को लेकर वहां पे नहीं बनता ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है इधर बाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लिया मैंने प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो ग्राफ इसका भी वैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता, बस यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बस यही एक पॉइंट है। तो एनर्जी बटा रिएक्टेंट की थोड़ी सी अधिक होगी, ये ग्राफ कुछ यूं जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस तरीके से मूव करेगा, और फाइनली ये। और यहाँ भी बच्चों जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी लिटिल बिट ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, आप देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ समझ में आया। अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट की बेटा E2 की बात कर रहे हैं तो हम क्या ले सकते हैं। E2 में आप बॉन्ड डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मुझे अटैक करने में दिक्कत ना हो। तो मैं बच्चों यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज CH3NCH2NOH, ठीक है। और रिएक्शन को प्रोसीड करें, तो मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया बच्चों वही H+ आयन, रिएक्शन को प्रोसीड कर लेते हैं। तो क्या होगा, इस स्टेज पे क्या मिलेगा, इस स्टेप पे बेटा वही जो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए अल्कोहल से, तो वो निकाला जाएगा। तो मतलब कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा H+ आयन फ्रॉम द एसिड, और बनेगा बच्चों आपका एक बेस कॉन्जुगेट बेस फ्रॉम द एसिड। ये स्टेप आपके यहाँ पे मिलेगी। फिर क्या होगा, इसके बाद ये ग्राफ नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने का मतलब आपको पता है यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि एक साथ बच्चों क्या होता है, कार्बोटाइन तो बनता नहीं है ना कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी डिफाइन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अब क्या होगा, इसमें जो बीटा पॉइंट पे बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होगा, ये तो अल्फा होगा कार्बन, ये आपका बीटा होगा। बीटा के पास जो हाइड्रोजन है वहां से आपका बेस बॉन्ड बनाएगा BH बॉन्ड, है ना, उसका हाइड्रोजन, और इधर से आपका बेस जो एसिड से निकला होगा वीक बेस, वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जब वो बॉन्ड बनाएगा तो वहां से वो रिलीज होगा। अब रिलीज होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जो आपका बेस होगा वो अटैक करना स्टार्ट करेगा बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और जैसे वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या दोनों स्टेट एक साथ मिलती है, मतलब कि कार्बन होगा ये CH2, इधर एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, उसके साथ बेस बॉन्ड बना रहा होगा ये नया बॉन्ड ये वाला, और इसके साथ यहाँ पे आपका ये CH2 होगा, और इस CH2 के साथ यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वो दिख ही रहा होगा, ये OH2 होगा, ये प्लस होगा, ये पूरा एक साथ दिखेगा आपको, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। और फिर क्या होगा, इस ट्रांजिशन ये BH बाहर जाएगा एक साथ, यहाँ से वाटर बाहर चल जाएगा, ये बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा फाइनली यहाँ पे, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फाइनल आंसर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों के कुछ ग्राफ थे जिनको आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कंपेरिजन कर ना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के साथ, ध्यान देना। जैसे अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें कि जो एलिमिनेशन है जो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उनके हमारे जो जैसे हम लोग अभी बात कर ही रहे थे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, HF का रिमूवल कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट फॉलो करते हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर रिएजेंट कैसे याद होंगे, तो रिएजेंट में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान लो। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, मतलब बेटा HX का बाहर निकलना। HX का बाहर निकलने के लिए हमारे जो रिएजेंट है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नो डाउट है ना, T डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन है आपकी डेल्टा H से, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे HX का जो रिमूवल होगा उसमें रिएजेंट हमारे कौन कौन से होंगे, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं हम लोगों ने पढ़ रखा है। पहला बच्चों कौन सा है, एल्कोहलिक QH, मैं कंपेरिजन करूंगा यहाँ पे, ध्यान देना, और एल्कोहलिक NaOH दोनों का आंसर सेम बनता है, हीट साथ में होगी, ये फर्स्ट रिएजेंट है। सेकेंड रिएजेंट की बात करूं तो बच्चों में ले सकता हूं यहाँ पे आपका C2H5O- एंड पोटेशियम प्लस, पोटेशियम इथॉक्साइड, या फिर आप ऐसे लिख लो यहाँ पे C2H5O- या बच्चों सोडियम प्लस और इसके साथ हीट, सेम आंसर देगा। थर्ड अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो CH3 कार्बन ब्रांचिंग ले लेता हूं, एंड आपका CH3, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। अच्छा एडवांस का क्वेश्चन आयो तो भी यहाँ बच्चों प्रेजेंट है CH3, यहाँ प्रेजेंट है CH3 एंड O- एंड आपका सोडियम प्लस एंड प्लस हीट इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम कोई बताएगा मुझे, सोडियम या फिर पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड,
टर्शियरी ब्यूटोक्साइड तो बोल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत इसमें? जैसे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड सेक्शन, मैं सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, रिएजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के ऊपर। और ये रिएजेंट बच्चों जो मैं दे रहा हूँ, ये जेई एडवांस के अंदर एज इट इज आए हैं, जेई एडवांस के अंदर एज इट इज पूछे गए हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। मेरी इसका नाम बच्चों क्या है, नाम समझ में आ रहा है भाई? जैसे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। इवन बच्चों एक बार तो एडवांस ने ये भी लिख के दिया इसका नाम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड कैसा, टर्ट लिख के, टर्ट, देन Bu, देन O माइनस एंड सोडियम प्लस। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजिंग, ये देखिए क्या दे रखा है, टर्ट, Bu, देन आपका O माइनस पोटेशियम प्लस, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। या बहुत बारी बच्चों लिखता है टी करके, सिर्फ टी देता है, टी लिख के देगा, देन आपको Bu लिख के देगा, O माइनस लिख के देगा, सोडियम प्लस, इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। पहचानना, देख लो, है ना? अच्छा, इसके बाद जो लास्ट आता है आपका सोडामाइड, वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। हाँ पूछे हैं, मैं वही 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 आपको बता रहा हूँ, आपकी मैं बात को पूरी कर रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों फोर्थ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक आपका लास्ट का आता है सोडामाइड, NaNH2, हम लोगों ने फॉलो किया था N ही। पोटेशियम क्यों होता है, KNH2 भी हो सकता है या फिर NaNH2। तो एक क्वेश्चन बनता है कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, सॉल्वेंट के साथ भी, सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्टिविटी रेट किसकी ज्यादा होगी? तो हमारे पास सॉल्वेंट है 1 2 3 4, 4 कैटेगरी के हैं। तो सबसे अच्छी रिएक्टिविटी बच्चों के जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सोडामाइड। सोडामाइड मतलब सबसे अच्छा रिएक्टिविटी रेट होगा फोर्थ के साथ। प्लीज बच्चों इंपॉर्टेंट है, फोर्थ की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आएगा थर्ड, फिर सेकेंड, सबसे लास्ट में फर्स्ट। ये होगा बच्चों रिएक्टिविटी रेट फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हमेशा याद रखना, कोई गलती नहीं होगी। सभी को समझ में आ रहा है? इजी बच्चों, समझ में आया? मैंने बता दिया है, एजेंट बता दिए हैं, रिएक्टिविटी रेट भी आपको बता दिया है, ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने से मैंने क्वेश्चन लिया है कार्बन 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 एंड एक्स। लगभग E2 फिनिश है, थोड़ा बहुत अदर कॉन्सेप्ट है बस उसको बता रहा हूं मैं, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा इवन सी। ध्यान दो, यहाँ बच्चों लिया है मैंने C2H5OH, ठीक है? और हीट नहीं दे रखी है मैंने, या बहुत बार लो टेम्परेचर भी दे रखा होता है, लिखा भी होता है तो लो टेम्परेचर, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस की अराउंड है, उससे कम। और यहाँ बच्चों आपको दे रखा है C2H5OH इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। आपको आंसर बताना है। तो पहले में आंसर बच्चों क्या बनेगा? ऑब्वियसली बताइए कि सर यहाँ पे हीट नहीं दे रखी तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। सर यहाँ पे हीट दे रखी है तो मतलब यहाँ से एलिमिनेशन होने वाला, ठीक है, एलिमिनेशन होने वाला, हम आंसर निकाल सकते हैं। तो बताओ बेटा फर्स्ट से आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ईथर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। आपको पता है बहुत अच्छे से क्या मिलेगा बच्चों, ईथर मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, C2H5O-, ये बचेगा ना C2H5O-। यहाँ से आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर में कार्बन 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 कार्बन, और नीचे यहाँ पे लग जाएगा OC2H5, ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और नीचे से बच्चों मिलेगा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, तो बोला कार्बन कार्बन आपका स्टेबल वाला, तो ये बन जाएगा आपका आपका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? हम बात करेंगे इसकी ग्राफ को लेके, ठीक है? तो ग्राफ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ बच्चों लिया है मैंने कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे है आपका प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो प्रोसेस ऑफ रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ग्राफ एक साथ। तो एलिमिनेशन के अंदर बच्चों हीट सप्लाई करते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी अधिक होगी, ठीक है? जैसे ग्राफ को जाता है कुछ यूं तरीके से, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका एलिमिनेशन का है। सब्स्टिट्यूशन की बात करें थोड़ा स्लो होगा, तो ये नीचे से जाएगा, तो इसके नीचे से हमेशा क्या होगा, ये ग्राफ कुछ यूं स्टार्ट होगा और इस तरीके से ये ग्राफ होगा आपके सब्स्टिट्यूशन का। समझ में आ रहा है भाई? इजी है भाई। एलिमिनेशन कैसा होता है, इंडो होता है ना, अरे भाई इंडो होता है, और सब्स्टिट्यूशन बच्चों कैसा होता है, एक्सो। सब्स्टिट्यूशन इज एक्सोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? भाई हीट से अप्लाई करेंगे इंडोथर्मिक का रिएक्शन कैसे लिखते हैं इंडोथर्मिक का, A प्लस हीट फॉर्मेशन ऑफ C। तो हीट देना पड़ेगा, रिएक्शन जाएगा बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, बिकॉज हीट ऑब्जर्व कहाँ पे होगी बेटा, एब्जॉर्व होगी टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। एग्जोथर्मिक की बात करते हैं तो क्या होगा, A से बनेगा B प्लस हीट, B तो होगा, हीट यहाँ पे अगर आप बढ़ा दोगे रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, फिर से A बन जाएगा, B तो बनेगा नहीं, B मुझे बनाना था, B बनाना था, तो यहाँ पे हीट बढ़ा नहीं सकते, हीट कम करेंगे। तो एक्सोथर्मिक में हीट को कम करना पड़ता है, यहाँ पे हीट बढ़ानी पड़ती है। ये आपका एलसी प्रिंसिपल पढ़ाया था अनन्या अमूल्य आपको मैंने पहले, ठीक है? यस, मुझे याद है, ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर? एक नया कॉन्सेप्ट लेता हूँ और इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इलिमिनेशन के ऊपर ही, अब थोड़ा सेक्शन एडवांस की तरफ हम लेके चलते हैं। एक यहाँ बच्चों कॉन्सेप्ट ये आता है एंटी इलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन, इसको थोड़ा समझते हैं।
इलिमिनेशन की दो जनरल कैटेगरी होती हैं बच्चों, एक तो एंटी इलिमिनेशन और एक होती है आपकी सिन इलिमिनेशन। सिन का मतलब बच्चों सेम साइड से इलिमिनेशन, और एंटी का मतलब बच्चों अपोजिट साइड से एलिमिनेशन। ठीक है, तो सिन एलिमिनेशन की बात, एंटी एलिमिनेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे, जैसे आपका E1 हो गया, हम लोगों ने E2 पढ़ा है, हम लोग अभी E1 CB पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों करते हैं एंटी एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन की बात करते हैं तो सिन एलिमिनेशन के अंदर आपका या तो EI होता है, या बहुत बार इसको EEC करके बोलते हैं इस तरीके से भी। EI का मतलब क्या है? EI का मतलब इंटरनल एलिमिनेशन है, इंट्रा एलिमिनेशन। ठीक है, इंट्रा या फिर इंटरनल, ठीक है, एलिमिनेशन उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसमें साइक्लेशन होता है, मैं बताऊंगा इसमें साइक्लेशन, सी का मतलब साइक्लेशन है ना, एलिमिनेशन ऑफ साइक्लेशन, ईसी का मतलब एलिमिनेशन ऑफ साइक्लेशन, EI का मतलब है इंट्रा और इंटरनल एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन बच्चों कौन कौन करते हैं? एंटी मतलब अपोजिट करते हैं, तो E1 करता है, E2 करता है, E1 CB करता है, लेकिन सिन कौन करता है? EI करता है। ठीक है, अच्छा, एंटी इल्यूमिनेशन में होता क्या है वो सुनो। एंटी इल्यूमिनेशन के अंदर एंटी पेरीप्लिनर ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। एंटी के अंदर क्या मिलता है? एंटी पेरीप्लिनर, पेरीप्लिनर ट्रांजिशन स्टेट, बताऊंगा इसको ये क्या होती है। और सिन के अंदर बच्चों मिलता है आपको सिन, सिन पेरीप्लिनर ट्रांजिशन स्टेट, सिन पेरीप्लिनर ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या होती है देखते हैं इसको। तो पहले मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे एंटी को लेके, ध्यान देना। तो एंटी में बात करेंगे, जैसे मैंने कंपाउंड लिया है बच्चों यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज CH2, नाउ दिस इज लीविंग ग्रुप। ठीक है, L यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप है। मैं बच्चों यहाँ पे लेके आया बेस, समझने की कोशिश करो, मैं बेस लेके आया, एक्शन क्या प्रोसीड होगी, एक्शन क्या प्रोसीड होगी, सिंपल सा आंसर निकालेंगे। एंटी की बात कर रहे हैं, अपोजिट साइड समझने की कोशिश करो। तो यहाँ से ये लीविंग ग्रुप होगा, ये लीविंग ग्रुप को मैं थोड़ा और बेटर वे में बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको पूरा ही क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दो। इसको मैंने बना लिया बच्चों यहाँ पे इस तरीके से, CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आपका है लीविंग ग्रुप, और ये इधर लगा लिया मैंने हाइड्रोजन। इसको हम एंटी बोलेंगे। ठीक है, दिस इज एंटी, बिकॉज लिविंग ग्रुप नीचे है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अपोजिट साइड से बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो यहाँ से एक ट्रांजिशन स्टेट जो मिलती है, मैंने बोला था अभी, है ना, एंटी पेरीप्लिनर ट्रांजिशन स्टेट, वो होती क्या, वो देखो ये होती है। यहाँ से आपको मिलता है CH2, ठीक है, यहाँ से आपका है ये CH2, और यहाँ से ऊपर आपका क्या, हाइड्रोजन। तो वो बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इसका नाम है बीबी। बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, कुछ और नहीं। ठीक है, बीबी मतलब बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, वो बेस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म, मतलब इसका मतलब BF। BF का मतलब बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यस, और उसके बाद यहाँ से एक साथ सभी प्रोसेस एक साथ होगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिविंग ग्रुप जो होगा ये आपका होगा बीबी। बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक नया बॉन्ड बच्चों फॉर्म होगा यहाँ पे, ये वाला डैश डैश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये होगा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन BF। तो दो आपको बीबी दिख रही है, दो आपको BF दिख रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा। तो यही पूरी की पूरी जो स्टेप है इसी का नाम है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। इट इज क्लियर, बिकॉज sp2 कैरेक्टर बच्चों दोनों ही कार्बन का बढ़ चुका है, इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया? ये टर्म क्लियर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। यस, अब बात करते हैं सिन। तो सिन के साथ बच्चों क्या मिलता है, सिन पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लीविंग ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दोनों इधर से बाहर जाए सिन साइड से। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हम नॉर्मली बेस यूज करेंगे, और सीधा बच्चों जो बनेगा आपका, है ना, हम बात कर रहे हैं सिन पेरीप्लेनर की, तो बनता है आपका CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप है Lg, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन, इधर आपका BH बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लीविंग ग्रुप आपका यहाँ से बाहर जाएगा, एक नया आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे sp2 परसेंटेज फॉर द कार्बन आपका इंक्रीज करेगा। इसी को बेटा यहाँ से फाइनली आपका मिलेगा वही एल्किन, ऊपर भी एल्किन मिलेगा, नीचे भी एल्किन मिलेगा, लेकिन इसका नाम जो होगा इस ट्रांजिशन स्टेट का, इसका नाम होगा आपका सिन पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये इसका नाम होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर। अब सिन और एंटी के अंदर अगर मैं एनर्जी की बात करूं, सिन और एंटी की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो सिन की एनर्जी अधिक होती है, ये इस तरीके से। ये एनर्जी बच्चों सिन की होगी, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो आपका एंटी का होगा। ठीक है, एंटी की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, अपोजिट साइड में रिपल्शन कम होता है, या आपका सिन होगा या आपका एंटी होगा। ठीक है, सुनो एंटी का आपका यहाँ पे ये कुछ ग्राफ रहता है।
ठीक है। हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि नॉर्मली एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेस इन एल्काइल हैलाइड बाय E1 E2 E1 CB मैकेनिज्म। ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन आपका E1 से हो सकता है, E2 से हो सकता है, E1 CB से हो सकता है, सिन कहां से होगा वो अभी आएगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सभी को समझ में आ गया? करेक्ट।